हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टाइम इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्यूशन इस सीरीज में यह हमारा थर्ड वीडियो है। इससे पहले के अगर 2 वीडियो आपने मिस किए होंगे तो उन्हें भी देखना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक, क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 है, पहली वांट्स टू प्रेजेंट हर फ्रेंड अ गिफ्ट मेड ऑफ अ प्लांट फाइबर। पहली को अपने फ्रेंड को एक गिफ्ट देना है जो कि बना होना चाहिए प्लांट फाइबर। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विल शी सिलेक्ट। तो हमें चारों ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बना हुआ है प्लांट फाइबर से। लेट्स हैव अ लुक। ऑप्शन नंबर ए, जूट बैग। तो जूट बैग इज मेड अप फ्रॉम द जूट एंड जूट इज अ प्लांट फाइबर। तो ऑप्शन नंबर ए तो बना हुआ है प्लांट फाइबर से। ऑप्शन नंबर बी, वुलन शॉल। सो फ्रेंड्स, वुलन शॉल इज मेड अप फ्रॉम द वुल एंड वुल इज द एनिमल फाइबर, इट इज नॉट अ प्लांट फाइबर। ओके। ऑप्शन नंबर सी, सिल्क साड़ी। सिल्क साड़ी is made from the silk fiber and we obtain silk from the silk worm, therefore it is an animal fiber, it is not a plant fiber. Option number D, nylon scarf. Nylon scarf is manufactured by using some chemical in the factory, therefore it is the synthetic fiber. Nylon scarf is made up from the nylon and it is a synthetic fiber, it is also not a plant fiber. So from the above 4 option, only jute bag is made up from the plant fiber. So Paheli will give jute bag to her friend. Now we will move toward question number 2. Which statement out of the following is incorrect? हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स द ऑल द 4 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए, use of चरखा was popularized by महात्मा गांधी as a part of independence movement। तो फ्रेंड, हमें बताया गया है कि महात्मा गांधी जी ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में चरखा का यूज किया था। तो फ्रेंड्स, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। एज अ सिंबल ऑफ स्वदेशी मूवमेंट महात्मा गांधी यूज द चरखा। सो यह तो एक करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर बी, इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन केरला एंड पंजाब। सो फ्रेंड, स्टेटमेंट नंबर बी कह रहा है कि इंडिया में जो जूट होता है वो केरला और पंजाब में ग्रो किया जाता है। तो फ्रेंड्स, केरला और पंजाब में ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर टाइप ऑफ सॉइल नहीं है कि जहाँ पे जूट प्लांट ग्रो हो सके। सो केरला पंजाब में जूट प्लांट तो ग्रो नहीं होता। दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जूट प्लांट जनरली जो ग्रो होता है वो होता है फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल, बिहार या फिर आसाम में, कि जहाँ की जो सॉइल होती है, द टाइप ऑफ सॉइल एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन विच इज सुटेबल फॉर द जूट क्रॉप। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर बी इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट नंबर सी, वी टू मेक फैब्रिक द फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। अगर हमें प्रोसीजर पता होगी तो हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। फैब्रिक बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑब्टेन करते हैं फाइबर्स जो कि हमें मिलते हैं फ्रॉम द प्लांट्स या एनिमल्स। ओके, we convert this fiber into yarn by the process of spinning, and after that by the process of weaving or knitting the yarn is converted into fabric। यानी धागे से हम लोग उस कपड़े में धागे से हम लोग कपड़ा बनाते हैं। So this is the correct sequence. Fibers are converted into yarn and then yarn is woven into the fabric. So option number C is also correct statement. Option number D, सूफी संत कबीर was a weaver। So this is also a correct statement। जो सूफी संत थे कबीर जी, तो वो वीविंग का काम करते थे। He was a weaver। So this is also correct statement। तो इन चारों ऑप्शन में से स्टेटमेंट नंबर बी इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जिसमें कि कहा गया था कि इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन केरला एंड पंजाब, विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इंडिया में केरला पंजाब में जूट का क्रॉप ज्यादातर ग्रो नहीं होता है, वो होता है आसाम, बंगाल या फिर आसाम, बंगाल या बिहार में। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3,
Which of the following material did people use in ancient time for making cloth? Ancient time में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, तो हमें पूछा गया है कि कौन से ऐसे मटेरियल उस जमाने के लोग यूज करते थे फॉर मेकिंग क्लॉथ। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 लीव्स ऑफ द ट्री, ऑप्शन नंबर 2 न्यूज़पेपर, ऑप्शन नंबर 3 मेटल फॉइल एंड ऑप्शन नंबर 4 एनिमल स्किन एंड फर्स। सो फ्रेंड, एंशिएंट टाइम में न्यूज़पेपर या मेटल फॉइल तो तब तक डेवलप नहीं हुए थे। तब तो क्या प्रेजेंट था? तब तो था ओनली लीव्स ऑफ द ट्रीज एंड एनिमल स्किन एंड फर्स। सो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 आर द करेक्ट ऑप्शंस। सो फ्रॉम द A, B, C, D, ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर D में। सो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल फाइबर हम लोग किसे कहते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर द फाइबर्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल। जो फाइबर हमें प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं हम लोग उनको कहते हैं नेचुरल फाइबर। चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ए कॉटन। तो फ्रेंड, कॉटन जो हमें मिलता है वो मिलता है कॉटन प्लांट से एंड इट इज अ नेचुरल फाइबर। ऑप्शन नंबर बी जूट। तो जूट ये जो हमें मिलता है दैट इज फ्रॉम द जूट प्लांट। ओके, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, तो यह भी एक नेचुरल फाइबर है। सी नायलॉन। नायलॉन जो हमें मिलता है वो बनाया जाता है एक्चुअली इन फैक्ट्रीज बाय यूजिंग सम केमिकल। इट इज अ सिंथेटिक फाइबर, इट इज नॉट अ नेचुरल फाइबर। डी फ्लास्क। फ्लास्क इज also a natural fiber. Okay, so from the above 4 options only nylon ही ऐसा है which is not a natural fiber. So we will take on option number C, क्योंकि हमें पूछा गया था कि which is not a natural fiber. So nylon is not a natural fiber, it is a synthetic fiber. Okay, question number 5. Question number 5 में हमें पूछा गया है which set of substances is not used for making fiber. Okay, हमें कुछ सेट दिए गए हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि which is not used for making fiber. Let's have a look. ऑप्शन नंबर ए सिल्क, केमिकल। सो फ्रेंड, सिल्क से भी फाइबर्स बनाया जाता है, केमिकल से भी है, तो यह एक करेक्ट ऑप्शन है। मतलब इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर। याक हेयर, कैमल हेयर, दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स। हस्क एंड बोन्स जो होते हैं वो नहीं यूज होते हैं फॉर मेकिंग फाइबर्स। फ्लास्क वूल, yes it is used for making fiber. So from the above 4 options, husk and bones जो है it is not used for making fiber. So we will take on option number C. Question number 6. Bhujo went to a cloth shop. There he found a fabric which was smooth to touch, had vibrant color and shine. The fabric could be. ओके, तो भूजो गया है टेलरिंग शॉप में, क्लॉथ शॉप में, तो वहाँ पे उसने एक फैब्रिक ऑब्जर्व किया है और उससे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिए गए हैं। तो वो फैब्रिक था स्मूथ टू टच, हैड वाइब्रेंट कलर एंड शाइन। तो हमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में हमें ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मिल सकते हैं या फिर हम लोग देख सकते हैं। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या। पहला ऑप्शन है कॉटन। तो कॉटन जो होता है that is not that much smooth to touch, okay, and it is also not have that much shine, तो वो कॉटन फैब्रिक तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में है वूल। तो वूल इज ऑल्सो नॉट दैट मच स्मूथ टू टच, ओके, सो इट इज लिटिल बिट फ्लफी, तो वूल भी यह ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी सिल्क। हाँ, सो फ्रेंड्स, सिल्क, अगर आप सिल्क क्लॉथ को टच करेंगे तो you will observe that it is very smooth to touch and it can be dyed into various vibrant colors and it have a luster, it have a very nice shine. तो ये जो तीनों characteristics है we will observe it in a silk. So this is the correct answer. ऑप्शन नंबर डी में था जूट। तो जूट इज वेरी रफ टू फील। अगर हम लोग जूट को फील करते हैं तो इट इज वेरी रफ। वी ऑब्जर्व दैट द गनी बैग्स, ओके, जिसमें कि हम लोग फूड ग्रेन स्टोर करते हैं, दिट इज मेड अप फ्रॉम द जूट एंड इट इज वेरी रफ
इट हैव अ वेरी रफ फीलिंग, सो जूट बैग भी वो ऑप्शन नहीं होगा। तो दिए गए चारों ऑप्शन में से सिल्क फैब्रिक ही ऐसा फैब्रिक है विच इज स्मूथ टू टच, हैड वाइब्रेंट कलर एंड शाइन। So we will tick on option number C. Question number 7. Which part of the jute plant is used for getting jute fiber? जूट प्लांट के कौन से पार्ट से हमें जो है जूट फाइबर मिलता है? तो फ्रेंड्स, जूट प्लांट के स्टेम से हमें जूट फाइबर मिलता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8. Yarn is woven to get fabric using. Okay. यार्न से हम लोग फैब्रिक बनाते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए चरखा, ऑप्शन नंबर बी स्पिनिंग मशीन, ऑप्शन नंबर सी लूम्स एंड ऑप्शन नंबर डी निटिंग नीडल्स। तो हमें बताना है कि व्हाट वी यूज टू मेक फैब्रिक बाय यूजिंग द यार्न। सो अगर आपको ये प्रोसीजर पता होगी सो यू कैन इजीली टेल द आंसर दैट कि जो लूम होते हैं, इट इज अ वन काइंड ऑफ डिवाइस विच इज यूज्ड टू वीव द फैब्रिक। इट इज यूज्ड फॉर वीविंग द फाइबर्स टू कन्वर्ट इट इनटू द फैब्रिक। और ये लूम भी दो प्रकार के होते हैं, इट कैन बी हैंडलूम्स और इट मे बी पावर लूम। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. Bira is a farmer. His field has black soil and the climate is warm. Okay, उसका जो फील्ड है वहाँ पे है ब्लैक सॉइल और जो क्लाइमेट है वहाँ का तो वो भी है वार्म. Which fiber yielding plant should he grow in his field? तो हमें पूछा गया है कि वो कौन सा फाइबर यील्डिंग प्लांट वहाँ पे ग्रो कर सकता है. सो फ्रेंड, अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन और सॉइल की अगर बात करें यहाँ पे तो वहाँ पे ब्लैक सॉइल है और क्लाइमेट भी वार्म है. तो ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन कॉटन प्लांट के लिए काफ़ी फेवरेबल होती है. कॉटन प्लांट ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन में काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हैं. सो बीरा शुड ग्रो कॉटन क्रॉप ओके इन हिज फील्ड. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. द करेक्ट सीक्वेंस टू गेट क्लॉथ इज. करेक्ट सीक्वेंस हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग डिस्कस करते हैं कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है. सबसे पहले हम लोग प्लांट या फिर एनिमल से हमें मिलते हैं फाइबर्स. इन फाइबर्स को हम लोग कन्वर्ट करते हैं यार्न में बाय स्पिनिंग प्रोसेस, और इस यार्न को हम लोग बाय नीटिंग या फिर बाय वीविंग प्रोसेस कन्वर्ट करते हैं फैब्रिक में. तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइबर्स, देन यार्न, देन फैब्रिक. ओके, तो हमें देखना है कि यह सीक्वेंस कौन से ऑप्शन में दी गई है. ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है फाइबर, उसके बाद में फैब्रिक, उसके बाद में यार्न. नो, दिस इज नॉट द करेक्ट सीक्वेंस. ऑप्शन नंबर बी फाइबर, उसके बाद में यार्न, उसके बाद में फैब्रिक. यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट सीक्वेंस टू गेट क्लॉथ. क्वेश्चन नंबर 11. भूजो wants to make yarn from fiber at home. Okay, तो भूजो को बनाना है yarn फाइबर से. Which of the following will he use to carry out the task? तो ऐसा करने के लिए वो नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेगा. ओके, सो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर द गिवन ऑप्शंस. सो ऑप्शंस में हमें दिख रहा है, पहला है पावर लूम, बी हैंडलूम, सी चरखा एंड डी निटिंग नीडल्स. सो फ्रेंड्स, पावर लूम और हैंडलूम जो होती है उससे हम लोग बनाते हैं फैब्रिक, उससे हम लोग नहीं बनाते हैं यार्न. इवन नीटिंग नीडल्स आर आल्सो यूज्ड टू नीट द फाइबर्स. ओके, दैट इज आल्सो यूज्ड टू मेक द फैब्रिक. ये जो तीनों ऑप्शन है, पावर लूम, हैंडलूम, नीटिंग नीडल्स, इससे हम फैब्रिक बनाते हैं. हमें बनाना है यार्न, धागा बनाना है हमें फ्रॉम द cotton fiber. So for that purpose charkha is used. So the correct answer is charkha, that is used to convert yarn, okay, to convert fiber into the yarn. So this is all about the multiple choice question. Now we will move toward the very short answer type questions. Question number 12. Yarn, fabric and fibers are related to each other. Show the relationship by filling the blanks in the following sentence.
हमें बताया गया कि यार्न, फैब्रिक एंड फाइबर ये एक दूसरे से रिलेटेड है और हमें उसका रिलेशनशिप बताना है नीचे दिए गए सेंटेंस में। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस क्या है। सेंटेंस है फैब्रिक ऑफ कॉटन साड़ी इज मेड बाय वीविंग कॉटन ब्लैंक स्पेस। ओके, कॉटन का क्या वीविंग करने के बाद फैब्रिक बनेगा? तो हमें पता है फ्रेंड्स कि यार्न को जब हम वीव करते हैं तो अब उससे बनता है फैब्रिक। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यार्न की आंसर मतलब ऐसे होगा हमारा कि फैब्रिक ऑफ कॉटन साड़ी इज मेड बाय वीविंग कॉटन यार्न। कॉटन यार्न को वीव करने के बाद में वहाँ पे बनने वाला है फैब्रिक। और दिस यार्न which in turn is made by spinning thin cotton। ओके, ये जो यार्न है उसको क्या स्पिन करने के बाद में ये यार्न बना हुआ है। तो हमें पता है कि जब हम फाइबर्स को स्पिन करते हैं तब उससे बनता है यार्न, और यार्न को जब वीव करता है तो उससे बनता है फैब्रिक। सो यहाँ पे ऑप्शन होगा, आंसर होगा कॉटन फाइबर्स। कॉटन फाइबर्स। Okay, so the correct answer will be fabric of cotton saree is made by weaving cotton yarn, which in turn made by spinning thin cotton fibers. So this is the answer of question number 12. Now we will move toward question number 13. Okay, question number 13. Some terms related to fabrics are jumbled up and given below. राइट देम इन देयर करेक्ट फॉर्म। ओके, तो फैब्रिक से रिलेटेड कोई जो वर्ड्स है उनको जम्बल्ड कर दिया गया है और हमें उसको ठीक से अरेंज करना है जिससे कि मीनिंगफुल वर्ड बन सके। तो पहला ऑप्शन है ONTTOC, इससे तो कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा। इससे मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है COTTON, इससे मीनिंगफुल वर्ड बन गया है कॉटन। ओके, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है SINNPING। तो जब हम इस अल्फ़ाबेट्स को रीड करते तो तुरंत क्लिक होना चाहिए कि इससे बन सकता है SPINNING, स्पिनिंग। ऑप्शन नंबर सी VINGWEA, इससे मीनिंगफुल वर्ड बनेगा दोस्तों WEAVING, इससे मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है वीविंग। ऑप्शन नंबर डी BISREF, इससे मीनिंगफुल वर्ड बनेगा FIBRES, फाइबर्स। सो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन नंबर ए से बना सकते हैं कॉटन, बी से बनेगा स्पिनिंग, सी से बनेगा वीविंग और ऑप्शन नंबर डी से बनेगा फाइबर्स। क्वेश्चन नंबर 14. State whether the following statements are true or false. If false, correct है। हमें true और false बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट true है या फिर false है, और अगर false होगा तो हमें उसका करेक्ट आंसर भी बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट भी बताना है। ओके, स्टेटमेंट नंबर ए, सिल्क इज अ प्लांट फाइबर। सो फ्रेंड, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें पता है कि we obtain silk from the silkworm, means it is an animal fiber, it is not a plant fiber। तो यह false statement है और उसका correct statement ऐसा होगा कि silk is the animal fiber। Statement number B, jute is obtained from the leaves of the plant। So this is also incorrect statement। Jute is obtained from the stem of the plant, not from the leaves of the plant। So this is the false and the correct statement will be jute is obtained from the stem of the plant। Statement number C, weaving is a process of arranging two sets of yarn together। So friend, this is the correct statement। We know that कि weaving process में horizontal vertical ऐसे two sets में हम yarn को arrange करते हैं जिससे कि fabric बन सकता है। So this is the correct statement। Statement number D, cotton yarn on burning gives an odor similar to that of burning paper। Okay, so friends, cotton yarn and paper, these are made from the natural substances, so therefore they give an odor similar, okay, they have a similar odor on the burning। so दिए गए चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए और बी थे false statement और ऑप्शन नंबर सी और डी थे true statements। now we will move toward question number 15। the following is an answer given by Bujo to a question asked by his teacher।
ओके मतलब टीचर ने भुजू को कोई क्वेश्चन पूछा होगा और उसका भुजू ने जवाब दिया है ऐसे कि कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट आर क्लासिफाइड एज नेचुरल फाइबर्स वेयर एज नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर क्लासिफाइड एज सिंथेटिक। तो ये था भुजू का जवाब। ओके टीचर ने उसको क्वेश्चन पूछा था और भुजू ने जवाब दिया ऐसे कि कॉटन, वूल, सिल्क, जूट यह है are classified as a natural fiber whereas nylon and polyester are classified as synthetic fiber। तो हमें पूछा गया है can you tell what question the teacher has asked। ओके तो हमें आंसर दिया गया है और हमें आइडेंटिफाई करना है या गेस करना है, बताना है कि टीचर ने भुजू को कौन सा क्वेश्चन पूछा होगा। So friend, the teacher has asked the following type of question। जैसे कि मैं भी बता रहा हूँ कि टीचर ने भुजू को पूछा होगा कि भुजू क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल एंड सिंथेटिक। भुजू ने टीचर ने भुजू को कोई ऑप्शन दिए गए होंगे और टीचर ने भुजू को पूछा होगा कि क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल एंड सिंथेटिक, और ऑप्शन भी दिए गए होंगे जैसे कि पॉलिस्टर, जूट, वूल, नायलॉन, सिल्क, कॉटन। और टीचर ने भुजू को पूछा होगा कि क्लासिफाई दीज फाइबर एज नेचुरल एंड सिंथेटिक। सो दिस मे बी द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 अभी हम डिस्कस करते हैं। वंस पहेली विजिटेड अ टेलर शॉप एंड ब्रॉट सम कटिंग्स ऑफ फैब्रिक टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी। पहेली ने एक टेलर शॉप को विजिट की है और वहां से उसने कुछ सैंपल्स लाए हैं फैब्रिक के। She took 2 pieces and found that one of the pieces were shrinking when it was burnt with candle. However, the other did not shrink on burning. Okay. तो जो फैब्रिक्स के कटिंग्स लाए थे पहेली ने, उसमें से जो एक कटिंग था उसको बर्न करने के बाद में वो श्रिंक हो गया और दूसरा जो पीस था फैब्रिक का उसको बर्न करने के बाद वो श्रिंक नहीं हुआ। तो हमें पूछा गया है कि कैन यू हेल्प हर टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू वाज कॉटन फैब्रिक एंड विच इज अ सिल्क फैब्रिक। ओके सो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि अगर कॉटन फैब्रिक को हम लोग बर्न करते हैं तो वो श्रिंक नहीं होता है और सिल्क फैब्रिक को हम लोग जब बर्न करते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है। सो द फैब्रिक विच डिड नॉट श्रिंक मस्ट बी द कॉटन फैब्रिक एंड द फैब्रिक विच श्रिंक must be the silk fabric. So this is the correct answer. Question number 17. One way of making fabric from yarn is weaving. What is the other? Okay. हमें पता है कि yarn से जब हम लोग फैब्रिक बनाते हैं तो उसके लिए 2 मेथड्स होती है। पहली मेथड जो कि होती है वीविंग, जिसमें कि हम यूज़ करते हैं लूम्स, वो जो हो सकती है पावर लूम या हैंड लूम्स, या और दूसरी प्रोसेस होती है निटिंग। ओके सो द अदर मेथड वुड बी निटिंग। निटिंग is a way of making fabric from the yarn. In knitting what we do, a fabric is made by interlocking loops of single yarn with knitting needles or machine. Okay, knitting needles से एक फैब्रिक बनाया जाता है by interlocking the loops of a single yarn. There were not 2 sets used, जैसे कि हम लोग weaving में यूज करते हैं। ठीक है, so the other way must be the knitting. Okay, so this is all about the very short answer type question. Now we will move toward the short answer type question. Question number 18. Bhujo, with perfect eyesight, was finding it difficult to pass a thread through the eye of the needle. Okay, भुजो की eyesight जो है वो perfect है, but he was finding it difficult. उसको difficulty हो रही है थ्रेड पास करने से थ्रू द आई ऑफ द निडल। ओके सो हमें पूछा गया है व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन फॉर दिस। तो ऐसा क्यों हो रहा है? भुजो की आंखें तो ठीक है लेकिन फिर भी वो थ्रू द आई ऑफ द निडल वो जो थ्रेड है वो पास नहीं कर सक रहा है। तो फिर हमें पूछा गया कि इसके रीज़न क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड इसके रीज़न में भी फर्स्ट रीज़न ऐसा हो सकता है कि जो एंड्स होते हैं थ्रेड के दैट मे बी सेपरेटेड इनटू द फ्यू फाइबर्स, क्योंकि हमें पता है कि जो यार्न होता है दैट इज मेड अप फ्रॉम द फाइबर्स, तो उसका एंड में जो उसके जो फाइबर्स हो गए जिससे कि वो यार्न बना हुआ है वो सेपरेट हो गए होंगे, जिसकी वजह से वो उस होल के अंदर से पास नहीं हो रहे होंगे। या फिर सेकेंड रीजन ऐसा भी हो सकता है कि जो ये जो यार्न होगा ओके इट मे बी लिटिल बिट थिक देन द आई ऑफ द निडल। तो यह these are the 2 reasons which can be possible.
पहले वाला ये हो सकता है द एंड्स ऑफ द थ्रेड मे बी सेपरेटेड इनटू थिन स्ट्रैंड्स, और सेकेंड रीजन ये हो सकता है मे बी द थ्रेड इज थिकर देन द आई ऑफ द नीडल. दिस मे बी द टू पॉसिबल रीजंस. क्वेश्चन नंबर 19. In ancient times, stitching was not known. Okay, people used to simply drape the fabrics around the different parts of their body. Even today, a number of unstitched fabrics are used by both men and women. Can you give 4 such examples of the cloth? Okay, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंशियंट टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, स्टिचिंग पता नहीं था लोगों को, तो वो सिंपली जो फैब्रिक होता था अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी रैप करते थे, ड्रैप करते थे. ओके, और अभी भी काफ़ी जो मैन होते हैं, वुमेन होते हैं, वो इस तरीके से फैब्रिक को से ड्रैप करते विच इज़ अनस्टिच. तो हमें ऐसे 4 क्लॉथ्स के एग्जाम्पल को बताना है जिसमें कि स्टिचिंग नहीं होता है, सिंपली द फैब्रिक इज ड्रैप्ड. तो ऐसे अगर फैब्रिक की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो पहला फैब्रिक होगा ऐसा साड़ी. साड़ी में स्टिचिंग नहीं होती है. ओके, SAREE. उसके बाद में सेकेंड ऐसा फैब्रिक होगा फ्रेंड्स, क्लॉथ होगा धोती. धोती में भी स्टिचिंग नहीं होती है. थर्ड क्लॉथ में भी लुंगी. ओके, एंड फोर्थ क्लॉथ में भी द दुपट्टा. These are the 4 examples where there is no stitching to the fabric. First one is sari, second is dhoti, third is lungi, and fourth is dupatta. Okay, so question number 20. Match the article given in column 1 with the articles column 2. Okay, हमें match the pair करना है यहाँ पे. ठीक है, स्वेटर. तो फ्रेंड्स कॉलम 1 का जो स्वेटर है वो कॉटन के साथ तो नहीं होगा, मैच वुल के साथ होगा. वी नो दैट द स्वेटर इज मेड फ्रॉम द वुल, सो द ऑप्शन ए इज पेयर्ड विद ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर बी, कॉटन बॉल्स. ओके, कॉटन बॉल्स की अगर हम बात की जाए तो कॉटन बॉल, कॉटन, उसके बाद में ऑप्शन दिख रहा है वुल. वुल तो नहीं रहा है अभी. जिनिंग, जूट. यस मीन्स फ्रेंड्स, जिनिंग इज द प्रोसेस. उसमें क्या होता है कि कॉटन बॉल्स से जो सीड होती है वो सेपरेट की जाती है. सो कॉटन बॉल्स विल बी कनेक्टेड टू द जिनिंग. धोती. धोती की अगर हम बात की जाए तो धोती बनाई जाती है फ्रॉम द कॉटन फाइबर, सो इट इज कनेक्टेड टू द कॉटन. गनी बैग्स की अगर बात की जाए तो गनी बैग्स इज मेड अप फ्रॉम द जूट फाइबर. ओके, सो वी विल पेयर ऑप्शन नंबर डी टू ऑप्शन नंबर 4. सो द करेक्ट आंसर्स विल बी स्वेटर, वुल, कॉटन बॉल, जिनिंग, धोती, कॉटन, गनी बैग्स, जूट. क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 में दिख रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द लाइफ स्टोरी ऑफ द कॉटन फाइबर. ओके, तो कॉटन फाइबर की लाइफ स्टोरी को हमें कंप्लीट करना है. तो देखते हैं क्या है कॉटन फाइबर की स्टोरी. तो कॉटन फाइबर कह रहा है कि माय पेरेंट्स, जो कि है कॉटन प्लांट्स, वेर ग्रोन इन ब्लैंक सॉइल एंड ब्लैंक क्लाइमेट. तो कॉटन प्लांट को ग्रो होने के लिए जो सॉइल होती है वो होती है ब्लैक, और क्लाइमेट नेसेसरी होता है वार्म. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माय पेरेंट्स कॉटन प्लांट्स वेर ग्रोन इन द ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. ओके, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ब्लैक, सॉरी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ब्लैक, यहाँ पे लिखेंगे वार्म. द प्लांट बोर फ्रूट कॉल्ड, और इस फ्रूट्स को हम लोग कहते हैं कॉटन बॉल, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉटन बॉल. द प्लांट बोर फ्रूट्स कॉल्ड cotton ball. Okay, then the cotton fiber was separated from seed in the cotton balls by the process of, yes, as discussed earlier कि cotton ball में से जो seed separate होती है इस प्रोसेस को कहा जाता है जिनिंग. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जिनिंग, जो फिर उससे स्टेटमेंट होगा कि the cotton fiber was separated from seed in the cotton ball by the process of ginning process. Okay, ginning. Okay, now other cotton fibers and myself were made into yarn by the process of. फाइबर से जब लोग हम यार्न बनाते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पिनिंग. तो यहाँ पे आएगा आंसर स्पिनिंग. द यार्न वॉज ब्लैंक्स प्लेस टू गिव ब्यूटीफुल कलर. ओके, जब हम यार्न्स को डिफरेंट कलर्स में कलर्स लगाते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डाइंग प्रोसेस. So we will write is the yarn was dyed, D-Y-E-D, dyed means color करना. The yarn was dyed to give beautiful color, and then
ब्लैंक टू गेट कॉटन फैब्रिक। और उसके बाद में हमें मिलता है एक कॉटन फैब्रिक। तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे कि वोवन टू गेट कॉटन फैब्रिक, क्योंकि ये जो यार्न होगा उसको वीविंग करना पड़ेगा, उसका पास्ट टेंस है वोवन। ओके, तो इट मस्ट बी वोवन टू गेट द कॉटन फैब्रिक। तो स्टोरी अगर मैं फिर से रिपीट करूँगा तो यहाँ पे फ्रेंड्स स्टोरी ऐसे बनेगी फिर आखिरी में, माई पेरेंट्स कॉटन प्लांट वेयर ग्रोन इन ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, द प्लांट्स bore fruits called cotton balls. The cotton fiber, was separated from seed in the cotton balls by the process of ginning. Other cotton fibers and myself were made into yarn by the process of spinning. The yarn was dyed to give beautiful colors and then woven to get कॉटन फैब्रिक। तो इस तरीके से होगी क्वेश्चन नंबर 22। मैच द टर्म्स गिवन इन कॉलम 1 विद द स्टेटमेंट्स गिवन इन कॉलम 2। ओके, तो कॉलम नंबर 1 में हमें कुछ टर्म्स दी गई है जैसे कि वीविंग, नीटिंग, या फिर इस पेज पे अगर हम देखेंगे तो स्पिनिंग, जिनिंग, फाइबर, यार्न, और हमें उसकी पेयर लगानी है करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट से। चलो फिर ठीक से देखते हैं कि कॉलम नंबर 1 में टर्म्स क्या क्या दी गई है। तो कॉलम नंबर 1 में जो ए टर्म है वो है वीविंग। तो वीविंग के बारे में फ्रेंड्स, तो वीविंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक। कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे 2 सेट्स में yarns को अरेंज किया जाता है जिससे कि फैब्रिक बन सके। तो देखते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ पे है। तो ए का ऑप्शन दिख रहा है, यस 5। तो वीविंग की पेयर हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर 5 से, जिसमें कि लिखा गया है कि प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ yarns टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक, जिससे कि ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेट्स में yarns को अरेंज किया जाता है जिससे कि फैब्रिक बन सकता है। ओके, सेकेंड यहाँ पे था, सेकेंड ऑप्शन है नीटिंग। तो नीटिंग की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ सिंगल yarn यूज टू मेक फैब्रिक। तो नीटिंग की जो पेयर है वो यहाँ पे लग रही है कि अ सिंगल yarn यूज टू मेक द फैब्रिक के सिर्फ इट इज जस्ट इंटरलूप विद द हेल्प ऑफ नीटिंग नीडल्स। तो यह एक नीटिंग प्रोसेस होती है। उसके बाद में है ऑप्शन नंबर सी, स्पिनिंग। तो स्पिनिंग की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो यह होती है एक प्रोसेस जिससे कि yarn बनाया जाता है बाय यूजिंग फाइबर्स। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम द फाइबर्स। ओके, तो स्पिनिंग की पेयर यहाँ पे लगेगी, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम द फाइबर्स। उसके बाद में है ऑप्शन डी, जिनिंग। तो जिनिंग की अगर हम बात की जाए तो जिनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है कि जिससे कि सीड्स जो होती है कॉटन बॉल्स से वो रिमूव की जाती है। सो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है हमें जिनिंग के लिए, इस पेज पे तो नहीं है, पहले वाले पेज पे देखते हैं जिनिंग। हाँ, जिनिंग की यहाँ पे है कि कॉम्बिंग ऑफ कॉटन फाइबर्स टू रिमूव द सीड्स। ओके, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स। ओके, ऑप्शन नंबर ई, फाइबर। तो फाइबर की अगर हम बात करें तो फाइबर के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि इससे कि हम लोग बनाते हैं यार्न्स। ओके, सो फाइबर की पेयर मैच हो जाएगी यहाँ पे। यार्न्स आर मेड फ्रॉम दीज थीन स्ट्रैंड्स। यह थीन स्ट्रैंड्स होती है जिससे कि यार्न बनाया जाता है। उसके बाद में है यार्न के बारे में हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि दीज आर स्पून फ्रॉम द फाइबर्स एंड देन यूज टू मेक द फैब्रिक। कि यार्न ये फाइबर्स को स्पिनिंग करने के बाद में बनते हैं और उससे कि हम लोग बना सकते हैं फैब्रिक। ओके, सो द करेक्ट अरेंजमेंट या फिर करेक्ट मैच ऐसे होगी फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट मैच होगा 5, ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट मैच होगा स्टेटमेंट नंबर 1, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट मैच होगा स्टेटमेंट नंबर 6, ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट मैच होगा स्टेटमेंट नंबर 2, ऑप्शन नंबर ई का करेक्ट मैच होगा स्टेटमेंट नंबर 3 और ऑप्शन नंबर एफ का करेक्ट मैच होगा स्टेटमेंट नंबर 4। So these are the solutions of the match the pair. Question number 23. Okay,
क्वेश्चन नंबर 23 में हमें पूछा गया है फिल द नेम्स ऑफ यूजफुल आइटम मेड फ्रॉम जूट फाइबर्स इन। ओके, तो हमें यहाँ पे एक व्हील दिख रहा है जहाँ पे हमें प्रोडक्ट फिलअप करने जो कि बने होने चाहिए सिर्फ जूट फाइबर से, और एक ऑलरेडी फिलअप है रोप। हमें पता है कि रोप इज मेड अप फ्रॉम द जूट फाइबर। हमें ऐसे और 7 नेम्स फर्दर आइडेंटिफाई करने। तो फ्रेंड्स, रोप होता है, उसके बाद में जूट फाइबर से बनाया जाता है जूट फैब्रिक, है ना। उसके बाद में जूट फाइबर से ज्वेलरी भी बनाते हैं फ्रेंड्स, ज्वेलरी JEWELLERY, ज्वेलरी। उसके बाद में जूट फाइबर से बनाया जाते हैं हैंगिंग बैग। उसके बाद में उससे कारपेट भी बनाया जाता है। जूट फाइबर से मैट्रेसेस भी बनाए जाते हैं। गनी बैग्स वेर ऑल्सो मेड फ्रॉम द जूट फाइबर्स। और उसके बाद में जूट फाइबर से कैप्स भी बनाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर विल बी रोप, ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद में ज्वेलरी, उसके बाद में हैंगिंग बैग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कारपेट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैट्रेसेस, यहाँ पे लिखेंगे गनी बैग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैप, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जूट फाइबर से बना हुआ जूट फैब्रिक। Okay, so this is the solution of question number 23. Question number 24. A cotton shirt before it reaches to you completes a long journey. Elaborate this journey starting from the cotton balls. Okay, cotton ball से cotton shirt तक ये जो जर्नी पूरी है वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। So friends, सबसे पहले cotton balls जो होते हैं that are collected in the field from the cotton plants. After that, from these cotton balls, the seeds were removed. Okay, and this process is called as ginning process. By the ginning process, the seeds were separated, and after the ginning process, we get the cotton fibers. Okay, after getting the cotton fiber, there is a process of spinning, means they are twisted into the yarns. Okay. They are converted into yarns by the process of spinning. After that, these yarn are woven into the cotton fabric. So the yarn, okay, they are converted into, woven into the fabric. Okay, and this process is called as the weaving process, which is performed on the looms. It may be power loom or head loom. Then after performing the weaving process, the yarn is now converted into the fabric, and when the fabric is ready, then it is stitched into the cotton shirt. Then this fabric is stitched, and the shirt is prepared. Okay. Now the shirt is ready. So this is the long journey. Cotton balls collected in the field. Then after ginning process, means after removing the seeds, we get the cotton fibers. These cotton fibers are twisted by the process of spinning, and it is converted into yarn. Now these yarn are woven into the fabric by using the looms, and this process is called as the weaving process. Now this fabric is stitched and the shirt is ready. So this is the long journey. Okay. Now question number 24. Describe the two main process of making fabric from the yarn. ओके, यार्न से फैब्रिक बनाने के 2 मेन प्रोसेस को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग कहते हैं वीविंग प्रोसेस। इट इज नोन एज द वीविंग प्रोसेस। ओके, वीविंग प्रोसेस में होता क्या है? इन द वीविंग प्रोसेस वी अरेंज 2 सेट्स ऑफ यार्न, vertical yarns and horizontal yarns. Okay, 2 sets of yarns are arranged. Okay, and the fabric is, and the second process is known as the knitting process. Yes, second process is knitting. It is a process of making fabric by interlocking loops of single yarn with the knitting needles. इसमें कि single yarn से ही interlock करके वहाँ पे fabric बनाया जाता है। So these are the 2 main methods. The first one is weaving. In weaving, 2 sets of yarns are arranged to make the fabric, and second method is knitting. In this knitting process, the fabric is made by interlocking loops of single yarn.
Okay, so this is all about question number 25. I hope this video is very helpful to you. For more such interesting and informative videos, please do not forget to subscribe and like our channel. Thank you so much.